Good morning, everybody. Today, I am going to start the second chapter of your SST book, and the chapter name is The Earliest Society. Let's start. Human history can be traced back to the time when hominids ruled on the earth. Human history स्टार्ट कब होता है? जब होमिनिड्स अर्थ पे रहते थे. होमिनिड्स का मतलब होता है अर्ली मैन, है ना. पृथ्वी पर जो सबसे पहले जो मनुष्य आए थे उन्हें हम होमिनिड्स के नाम से जानते हैं. उन्हें हम अर्ली मैन भी कह सकते हैं. तो ह्यूमन हिस्ट्री कब से स्टार्ट होता है? जब होमिनिड्स अर्थ पे रूल करते थे, शासन करते थे. वी मे कॉल देम अर्ली मैन हु वेर नॉट लाइक द मॉडर्न मैन. जो अर्ली मैन थे वो मॉडर्न मैन की तरह नहीं दिखते थे. ठीक है, होमिनिड्स को हम लोग अर्ली मैन भी कह सकते हैं. वे आर नॉट लाइक द मॉडर्न मैन, जो कि मॉडर्न मैन की तरह नहीं थे. बोथ इन द टर्म ऑफ अपीयरेंस एंड सोशल सेटअप. न तो अपीयरेंस में वो सेम थे और न तो सोशल सेटअप में. तो अर्ली मैन मॉडर्न मैन से काफ़ी अधिक डिफरेंट थे. They were not human beings but quite similar to them in many ways. वे human beings नहीं थे बट जो है वो कई मामलों में वो ह्यूमन के सिमिलर थे. जो होमिनिड्स थे वो ह्यूमन बींग्स की तरह नहीं थे, लेकिन कई चीज़ें उनकी थी जो कि ह्यूमन बींग से, मनुष्यों से मिलती थी. दे लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मेनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. वो कई हजार सालों तक पृथ्वी पर रहे. ड्यूरिंग दिस टाइम दे लर्न टू लिव कंफर्टेबली विद द इन्वायरमेंट. और वो कई हजार सालों में उन्होंने अर्थ पे कंफर्टेबली जीने का तरीका उन्होंने ढूंढ निकाला, है ना. जो अर्ली मैन आए थे तो उनका जो लाइफ था वो बिल्कुल आज के मॉडर्न मैन से डिफरेंट था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाया और धीरे धीरे डेवलप वो करते गए. और उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर या फिर और भी चीज़ों में कई सारे बदलाव होते रहे, जिसे हम इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं. इवोल्यूशन, ठीक है. और अर्ली मैन जो है आज का मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गया. एक वर्ड है होमोसेपियंस. होमोसेपियंस एक साइंटिफिक नेम है जो कि ह्यूमन बींग्स को दिया गया है ना. ह्यूमन बींग्स यानी मनुष्य को साइंटिफिक नेम में, साइंस में किस नाम से जानते हैं? होमोसेपियंस के नाम से जानते हैं. द फिजिकल अपीयरेंस ऑफ दिस होमिनिड और एप लाइक क्रीचर. होमिनिड का एक और मीनिंग होता है एप लाइक क्रीचर. जो होमिनिड जो थे, जो अर्ली मैन थे, उनका फिजिकल अपीयरेंस जो था वो कैसा था? एप लाइक क्रीचर, मतलब लंगूर के जैसा था. ठीक है. अंडरवेंट अ चेंज फ्रॉम दैट ऑफ एन एप टू द मॉडर्न मैन दाउ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो जो होमिनिड्स थे वो एप लाइक क्रीचर थे, मतलब लंगूर के जैसा उनका बनावट था. लेकिन उनका जो फिजिकल अपीयरेंस था वो क्या हुआ? चेंज होता गया. और चेंज होते होते वो जो एप लाइक क्रीचर था, यानी जो होमिनिड्स थे, वो मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गए. वो और किस प्रोसेस से हुए? इवोल्यूशन के प्रोसेस. ये जो बदलाव आया ना ह्यूमन स्ट्रक्चर में, तो इसे हम इवोल्यूशन कहते हैं. एन इम्पॉर्टेंट चेंज वाज द एबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मैन लाइक क्रीचर टू बैलेंस ऑन हिज फीट. और सबसे बड़ी जो बदलाव, सबसे जो इम्पोर्टेंट चेंज था वो क्या था? बैलेंस ऑन हिज फीट. जो होमिनिड्स थे वो अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स का यूज़ करके चलते थे. ठीक है. आज भी एनिमल्स को आप देखते होंगे कि वो अपने फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, मतलब फोर लिम्स का यूज करके वो ज़मीन पर चल पाते हैं. लेकिन जो ह्यूमन है वो अपने दो पैरों पर, यानी सिर्फ हाइंड लिम्स पर ही अपने पूरे बॉडी के वेट को बैलेंस कर सकता है. तो ये सबसे बड़ी जो है उपलब्धि उसकी थी, सबसे इम्पोर्टेंट चेंज उसके अंदर था. ही कुड नाउ स्टैंड. अब जो ह्यूमन बींग्स है वो स्टैंड, खड़ा हो सकता था. एंड वॉक स्ट्रेट, सीधा चल सकता था. हिज हैंड्स वे आर नाउ फ्री. अब उसके हाथ फ्री हो गए, है ना. टू पिक अप एंड थ्रो थिंग्स, किसी भी चीज़ को उठाने के लिए और उन्हें फेंकने के लिए. द थम अंगूठा जो है ना, टू इवॉल्व एंड
It could now move in a direction opposite to his other fingers and even towards them. अब जो उसका फिंगर था वो फ्रीली मूव कर सकता था, ठीक है, और किसी चीज़ को पकड़ने में फिंगर जो थंब होता है ना, काफ़ी ज़्यादा रोल होता है. दिस गेव हिम एन एडवांटेज ऑफ हैंडलिंग ऑब्जेक्ट्स. तो इसके वजह से वो अपने किसी भी ऑब्जेक्ट्स को आराम से हैंडल कर सकता था, बेटर देन होमिनिड्स और एनी अदर क्रीचर. जित कोई भी क्रीचर है या होमिनिड्स है तो उससे काफ़ी बेटर तरीके से ह्यूमन किसी भी चीज़ को हैंडल कर सकता था, पकड़ सकता था. ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, ये होमिनिड्स है, एप लाइक क्रीचर. आप देख सकते हैं ये चलने के लिए ये दो पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब ह्यूमन, जब इसमें इवोल्यूशन हुआ, इसमें बदलाव हुए, तो ह्यूमन के रूप में वो अब अपने बॉडी को सिर्फ दो पैरों पर ही जो है बैलेंस करना सीख गया. देखिए इन चीज़ों को पकड़ने में भी दिक्कत हो रही थी. फिर इसके फिंगर्स और थंब का कंस्ट्रक्शन इस तरह से था कि वो किसी चीज़ को पकड़ सकता था काफ़ी अच्छे तरह से. तो ये जो है होमिनिड्स हैं और ये है मॉडर्न मैन. तो इस तरह से धीरे धीरे इसमें बदलाव, कोई अचानक नहीं हुआ कि होमिनिड्स तुरंत मॉडर्न मैन में कन्वर्ट हो गए. इनमें कई हजार साल, ठीक है, लाखों वर्ष लग गए और ये धीरे धीरे इनमें बदलाव होता गया और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं. रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड was a European geologist who worked for the Geological Survey of India. In 1863, he discovered the first prehistoric stone tool in India at Pallavaram near Chennai in Tamil Nadu. ये जो रॉबर्ट ब्रूस फोर्ड है, ये यूरोपियन जियोलॉजिस्ट हैं जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के लिए काम करते हैं. 1863 में उन्होंने डिस्कवर किया सबसे पहला प्री हिस्ट्रिक स्टोन टूल, मतलब एक पत्थर का स्टोन टूल, पत्थर का औजार जो कि प्री हिस्ट्रिक, मतलब प्री हिस्ट्रिक वो टाइम होता है ना जब लोगों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, उसके पहले का जो टाइम था उसे हम क्या बोलते थे, प्री हिस्ट्रिक. आपने इसके बारे में पिछले चैप्टर में स्टडी किया है इस बारे में. तो प्री हिस्ट्रिक स्टोन टूल जो है उन्होंने खोजा. ही इज़ देयरफॉर कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी. और यही वजह है कि उन्हें इंडियन प्री हिस्ट्रिक आर्कियोलॉजी का फादर कहा जाता है. लेटर ही डिस्कवर्ड मेनी अदर पैलियोलिथिक रिमेन्स इन कर्नाटका, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश. बाद में उन्होंने कई सारे पैलियोलिथिक रिमेन्स जो है कर्नाटका, गुजरात और आंध्र प्रदेश में खोजे. द साइज ऑफ द ब्रेन ग्रेजुअली इंक्रीज. अच्छा, एक चीज़ और हुआ. पहला जो हम लोग चेंज देखे कि भाई जो होमिनिड्स थे और ह्यूमन, तो होमिनिड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चेंज क्या हुआ कि वो अपने दोनों पैरों पर पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकता था. एक और चेंज क्या हुआ था कि द साइज ऑफ द ब्रेन ग्रेजुअली इंक्रीज एंड मैन लर्न टू अंडरस्टैंड एंड अडॉप्ट हिमसेल्फ हिज सराउंडिंग. धीरे धीरे उसका ब्रेन का साइज भी बड़ा होने लगा. एप की अपेक्षा, लंगूर की अपेक्षा धीरे धीरे उसका ब्रेन का साइज भी बड़ा होने लगा और वो अंडरस्टैंड कर लिया, समझ लिया किस चीज़ को, अडेप्ट हिमसेल्फ टू हिज सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग में, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना. इन टर्म्स ऑफ सोशल अरेंजमेंट ऑल्सो मैन इवॉल्व ग्रेजुअली फ्रॉम हंटर गैदरर टू फार्मर हर्डर. फिर क्या हुआ, सोशल अरेंजमेंट की बात करें तो मनुष्य धीरे धीरे हंटर गैदरर से फार्मर हर्डर बन गया. हंटर गैदरर मतलब पहले मनुष्य हंटर था, शिकार करता था, शिकारी था, जानवरों का शिकार करके उसका कच्चा मांस खाता था और फूड को गैदर करता था, इकट्ठा करता था, है ना, फूड को गैदर करता था और जानवरों का शिकार करता था, इसलिए इसको हंटर गैदरर कहते थे. लेकिन धीरे धीरे जब उसमें चेंजेस आने लगे, सोशल अरेंजमेंट जब डेवलप होने लगा, अब वो फार्मर हो गए, मतलब अब हंटर नहीं रहे, फार्मर हो गए. अब वो खेती करने लगे एंड हर्डर मतलब मवेशियों को पालने लगे. पहले मवेशियों को, जानवरों का वो शिकार करते थे, अब उन्हें पालना शुरू कर दिया. पहले फूड को गैदर करते थे, अब फूड को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. तो ये सारे चेंजेस उसमें धीरे धीरे आ रहे थे. ऑल दीज चेंजेस लीड टू द टेक्नोलॉजी सेव मैन दैट ही इज टुडे. और ये चेंज होता गया और धीरे धीरे उसके अंदर
सैवी का मतलब होता है प्रैक्टिकल, हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। धीरे धीरे उसमें प्रैक्टिकल नॉलेज और उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगी, और आज तो आप देख ही रहे हैं कि ह्यूमन में कितना अधिक बदलाव जो है आ चुका है। द स्टोन एज, स्टोन एज क्या था? ये वह एज है, वह एरा है जब मनुष्य स्टोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था। ठीक है, वो स्टोन का टूल्स बनाता था जानवरों का शिकार करने के लिए, स्टोन टूल्स, पत्थरों के औजार बनाता था। ठीक है, स्टोन का जो केव होता है, गुफा, पत्थरों की गुफाओं में रहता था। तो उसका पूरा का पूरा लाइफ जो है ना, वो स्टोन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था, इसलिए इसको हम लोग उस एज को स्टोन एज कहते हैं। इन द प्री हिस्ट्रिक पीरियड लाइफ वाज वेरी इनसिक्योर। प्री हिस्ट्रिक पीरियड में लाइफ बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर था एंड डिफ़िकल्ट फॉर ह्यूमन। आज हम लोग अपने घरों में आराम से चैन की नींद सोते हैं, ठीक है, लेकिन उस समय स्टोन एज में, प्री हिस्ट्रिक पीरियड में ह्यूमन को जंगलों में रहना पड़ता था। न उसके पास रोशनी की कोई व्यवस्था थी, न उसके पास, बहुत सर्दी है तो गर्मी की कोई व्यवस्था नहीं थी, तो ये सारे जो है अंधेरा होता था, तो काफ़ी अधिक प्रॉब्लम्स उन लोग के पास होती थी। तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड में लाइफ बहुत ही इनसिक्योर था, जंगली जानवरों का भी खतरा बना रहता था। दे हैड नॉट येट लर्न टू ग्रो ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। अभी तक वे लोग ग्रेन्स और वेजिटेबल उगाना नहीं जानते थे। दे वांडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ वाटर। वे वाटर की खोज में या फूड और शेल्टर की तलाश में इधर उधर क्या करते थे, घूमते रहते थे। ये उनका लाइफ था। कब की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स? प्री हिस्ट्रिक पीरियड की बात कर रहे हैं। अर्ली मैन लर्न टू यूज स्टोन्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। धीरे धीरे अर्ली मैन ने स्टोन का यूज़ करना सीख लिया फॉर वेरियस एक्टिविटीज़ एज दे वेयर ईजिली अवेलेबल, क्योंकि स्टोन बहुत ईजिली अवेलेबल भी था, है ना, तो उसने धीरे धीरे स्टोन का यूज़ करना शुरू कर दिया। इन द बिगिनिंग ही ट्राइड किलिंग हिज प्रे बाय थ्रोइंग अ स्टोन। शुरू में वो स्टोन को फेंक करके, है ना, अपने शिकार को मारता था। ठीक है, लेटर ही डिस्कवर्ड दैट द शार्प ईज्ड स्टोन वेयर यूजफुल इन कटिंग वुड। बाद में उसने ये देखा कि जो शार्प ईज्ड स्टोन है ना, वो ज़्यादा यूजफुल है किस चीज़ के लिए? कटिंग वुड एंड चॉपिंग मीट को चॉप करने के लिए, छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, या फिर लकड़ियाँ काटने के लिए शार्प ईज्ड स्टोन ज़्यादा यूजफुल है। ठीक है, एंड राउंडेड स्टोन्स वे आर गुड फॉर क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग थिंग्स। और फिर जो राउंडेड स्टोन्स हैं, है ना, उसका यूज़ किसी चीज़ को क्रश करने में और ग्राइंड करने में ज़्यादा यूजफुल है। तो इन दिस वे ही बिगैन टू मेक टूल्स एंड वीपन्स मेड ऑफ अ स्टोन। और इस तरह से वो स्टोन से टूल्स और वीपन्स बनाना शुरू कर दिया। दिस एरा इज़ नोन एज द स्टोन एज। और इस एरा को, इस युग को स्टोन एज का नाम से जाना जाता है। इट बिगैन मोर देन अ मिलियन ईयर्स अगो एंड कवर्स द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ मैन एग्जिस्टेंस ऑन द अर्थ। और कई सालों तक वो स्टोन पे डिपेंड रहा, है ना, और ये करीब लाखों वर्ष पहले, इट बिगैन मोर देन अ मिलियन ईयर्स अगो, ये करीब लाखों वर्ष पहले ये एज शुरू हुआ, स्टोन एज स्टार्ट हुआ, और काफ़ी लंबे समय तक ये चला। मतलब काफ़ी दिन तक मनुष्य स्टोन पे डिपेंड रहा। बेस्ड ऑन द यूज ऑफ स्टोन्स एंड टूल्स मेड विद देम, द स्टोन एज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड्स। तो ये काफ़ी लंबे समय तक ये स्टोन एज चला, मतलब स्टोन पे आदमी काफ़ी समय तक डिपेंड रहा। और इस आधार पर स्टोन एज को 3 पीरियड्स में बांटा गया है। पैलियोलिथिक एज, जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज कहते हैं, मेसोलिथिक एज, जिसे हम मिडिल स्टोन एज कहते हैं, और नियोलिथिक एज, जिसको हम न्यू स्टोन एज कहते हैं। तो ओल्ड, मिडिल, न्यू, ठीक है, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक एंड नियोलिथिक। अब हम लोग एक एक करके इन स्टोन एज के बारे में स्टडी करेंगे। ये देखिए, पैलियोलिथिक एज, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, ओल्ड स्टोन एज। पैलियोलिथिक एज या फिर ओल्ड स्टोन एज, ये कब से कब तक था? 5 लाख to 10,000 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के 10,000 पहले से लेकर के 5 लाख साल पहले तक था। ठीक है, यानी बहुत लंबे समय तक ये एज रहा। द वर्ड पैलियोलिथिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पैलियो, मीन्स
ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। पैलियोलिथिक जो में दो वर्ड है, पैलियो मीन्स ओल्ड एंड लिथोस मीन्स स्टोन। द सोर्सेज ऑफ अर्ली एविडेंस ऑफ दिस एज आर द केव पेंटिंग एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स डिस्कवर्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री। पैलियोलिथिक एज के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, ठीक है, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है द केव पेंटिंग्स एंड स्टोन इम्प्लीमेंट्स discovered in many parts of our country. The Paleolithic age has been further divided into 3 phases. और फिर Paleolithic age को फिर 3 फेज में बांटा गया है। स्टोन एज तो 3 हो गए, ओल्ड स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज एंड न्यू स्टोन एज, जिसको हम लोग पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज कहते हैं। लेकिन फिर पैलियोलिथिक एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। ड्यूरिंग दिस पीरियड मेनी पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर कवर्ड विथ आइस। लोअर पैलियोलिथिक एज में अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट जो है आइस से कवर्ड था एंड क्लाइमेट वाज एक्सट्रीमली कोल्ड, और जो क्लाइमेट था वो बहुत ज़्यादा ठंडा था। द लोअर पैलियोलिथिक एज इज ऑल्सो नोन एज आइस एज या प्लीस्टोसिन एज। ये आइस एज भी के नाम से भी जाना जाता है। ये पूरा का जो है अर्थ का बहुत बड़ा पार्ट जो है कौन से ढका हुआ था, आइस से ढका हुआ था, और इसको हम लोग आइस एज भी कहते हैं। द मोस्ट कॉमन स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वेयर द हैंड एक्सेस। और इस एज में, इस पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे कॉमन स्टोन टूल्स क्या था, हैंड एक्सेस। हैंड एक्सेस का मतलब होता है वो पत्थर की कुल्हाड़ी के शेप की बनी होती थी और उसमें लकड़ी का यूज नहीं होता था, वो हाथ से ही उसको चलाना पड़ता था। इसका यूज होता था चॉपिंग ट्रीज एंड हंटिंग एनिमल्स, पेड़ों को काटने में और जानवरों का शिकार करने। दिस टूल्स वेयर ऑल्सो कॉल्ड चॉपर्स। इस टूल्स को चॉपर्स भी कहते थे। आर्कियोलॉजिकल फाइंड, दिस टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन इंडिया इन द वैली ऑफ द रिवर सोन इन पंजाब। ये जो टूल्स हैं वो इंडिया में कहाँ मिले हैं, पंजाब में सोन नदी घाटी में एंड ऑन द बैंक ऑफ रिवर नर्मदा इन मध्य प्रदेश। सिमिलर टूल्स हैव बीन फाउंड इन वेस्टर्न एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका ऑल्सो। इस तरह के टूल्स वेस्टर्न एशिया में, यूरोप में और अफ्रीका में भी पाए गए हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड ए वैरायटी ऑफ स्टोन टूल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। आर्कियोलॉजिस्ट ने कई तरह के स्टोन टूल्स ढूंढे हैं, ठीक है। सच साइट्स आर कॉल्ड फैक्ट्री साइट। तो एक कोई ऐसा जगह जहाँ पे कई सारे टूल्स मिल रहे हो तो उन्हें हम फैक्ट्री साइट कहते हैं। हैबिटेशन साइट आर द प्लेसेस वेयर दिस पीपल लिव्ड फॉर अ पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, हैबिटेशन साइट क्या होता है, अगर कोई ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे लोग जो अर्ली मैन थे वहाँ पे रहते थे तो वहाँ पे टूल्स और कई सारी चीज़ें वहाँ पर मिल सकती है, तो उसे हैबिटेशन साइट, या फिर जहाँ पर लोग प्रोडक्शन का काम करते थे तो वहाँ पर उसे हम फैक्ट्री साइट कहते हैं। मतलब जिस जगह पे टूल्स बनाई जाती थी, ठीक है, जिस जगह पर अर्ली मैन जो है पत्थरों को रगड़ रगड़ कर टूल्स बनाते थे तो उस जगह को फैक्ट्री साइट कहते हैं, है ना। और जहाँ पे लोग रहते थे उस जगह को हैबिटेशन साइट कहते हैं। समटाइम्स अ साइट मे हैव फंक्शन बोथ एज अ फैक्ट्री एज वेल एज हैबिटेशन साइट। कुछ ऐसा भी जगह है जहाँ पर लोग रहते भी थे और वहीं टूल्स भी बनाते थे, तो वो फैक्ट्री साइट भी हो गया और हैबिटेशन साइट भी हो गया। तो उसे हम दोनों चीज़ एक ही जगह पे हो रहा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। ध्यान दीजिएगा, जब आर्कियोलॉजिस्ट कहीं पे खुदाई करते हैं तो खुदाई के बाद वहाँ पे जब टूल्स मिलती है तो अगर टूल्स जहाँ पे मिली, कई सारी टूल्स अगर मिल रही है तो अगर वहाँ पे टूल्स बनाए जाते थे, जहाँ पर अर्ली मैन टूल्स बनाते थे तो उसे हम फैक्ट्री साइट कहेंगे। और जहाँ पे लोग रहते थे तो वहाँ भी टूल्स होंगे तो उस जगह को हैबिटेशन साइट बोलते हैं। अगर सेम एक ही प्लेस पे लोग रहते भी हों, अर्ली पीपल रहते भी थे और साथ में टूल्स भी बनाते थे तो उसे हम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट कहते हैं। ये तो हो गई लोअर पैलियोलिथिक एज की बात, जिसको हम आइस एज भी कहते हैं। नेक्स्ट है मिडिल पैलियोलिथिक एज। Middle Paleolithic age, the principal tools of this age were the various type of scrapers and borers made of stone flakes.
मिडिल पैलेलिथिक एज में जो प्रिंसिपल टूल्स थे, जो मेन टूल्स थे, वो स्क्रैपर्स थे या फिर बोरर्स, मतलब छेद करने वाला, जिससे हम लोग ज़मीन पे या कोई चीज़ में छेद करते हैं। दिस टूल्स वेयर शार्प, ये टूल्स बहुत ही शार्प होते थे। द क्लाइमेट वाज स्टिल कोल्ड, मिडिल पैलेलिथिक एज में भी क्लाइमेट अभी भी ठंडी थी, बट नॉट एज सीवर एज बिफोर, लेकिन उतनी ठंडी नहीं थी जितना कि लोअर पैलेलिथिक एज में थी। इट मे बी कॉल्ड द मिडिल फेज ऑफ द आइस एज, इसलिए इसे आइस एज का मिडिल फेज कहते हैं। इसके भी आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिले हैं, मतलब खुदाई से ये चीज़ें प्राप्त हुई है। दिस टूल्स वेयर ऑल्सो फाउंड इन द सोन वैली ऑफ पंजाब एंड ऑन द बैंक ऑफ नर्मदा रिवर, और ये चीज़ें भी पंजाब में सोन वैली के किनारे या फिर नर्मदा रिवर के किनारे पाई गई है। ओके स्टूडेंट्स, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अभी हम लोग पैलेलिथिक ये एज यानी ओल्ड स्टोन एज की ही बात कर रहे हैं। अभी हम मिडिल पैलेलिथिक एज का एक केस स्टडी और फिर अपर पैलेलिथिक एज उसके बाद पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, बाय।